नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। दो इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, एक हिंदू का पब्लिक हेल्थ केयर से संबंधित और दूसरा डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का अफगानिस्तान से संबंधित। ये जो आर्टिकल्स हैं ये सारे रिपीट हैं। यहाँ पे सिटीजन का आर्टिकल है, रिपीट है, हमने डिटेल से डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले। यहाँ पे यूपी की जो ड्राफ्ट पॉपुलेशन पॉलिसी है वो डिस्कस की गई है, रिपीट है। पॉपुलेशन से संबंधित ऑलरेडी 3-4 आर्टिकल हम पिछले कुछ दिनों में डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है इन आर्टिकल्स में। इससे अच्छा सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है अफगानिस्तान से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अफगानिस्तान क्वेश्चन एंड रीजनल पावर्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सी राजा मोहन के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है इंडियन एक्सप्रेस में। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे। देखो, अभी यूएस की 90% जो ट्रूप्स हैं वो अफ़गानिस्तान छोड़ के जा चुकी हैं। बाकी बची 10% ट्रूप्स भी जल्द ही अफ़गानिस्तान को छोड़ के चली जाएंगी। लेकिन इसी बीच तालिबान ने ये दावा किया कि अभी फ़िलहाल 85% अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है, लेकिन हम पीस चाहते हैं। देखो, आपने भी खबरें सुनी होंगी कि पिछले 2-2.5 महीने में काफ़ी सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अफ़गानिस्तान के वो तालिबान के कब्जे में आ गए हैं। लेकिन देखो, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जैसे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स होते हैं ना, काफ़ी सारी पॉपुलेशन होती है। इंडिया के एक एवरेज डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट में आपको मुश्किल से 2-3 गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। और तालिबान का उन पर कब्जा करना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स पर तालिबान का कब्जा हुआ वो तो वैसे ही हो गया। वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उन्होंने तालिबान के आने पर चाबियाँ उनको दे दी, या फिर जो एल्डर्स होते हैं किसी जगह पर, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उन्होंने समझौता करवा दिया कि भैया खून खराबा ना हो, ये जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं आप इन पर कब्जा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ज़्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो तालिबान के कब्जे में आए हैं। हालांकि देखो, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे भी हैं जहां पर अफ़गान फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे भी हैं जिनको लेके ज़बरदस्त फाइट हुई अफ़गान फोर्सेस और तालिबान के बीच। वहां पे पेंडुलम घूम रहा है। पेंडुलम मतलब कभी वो डिस्ट्रिक्ट जो है तालिबान के कब्जे में आ जाता है, कभी अफ़गानिस्तान फोर्सेस के कब्जे में आ जाता है। तो ऐसा कुछ चल रहा है अफ़गानिस्तान में। कुछ पत्रकार तो ये बोल रहे हैं कि अफ़गानिस्तान अभी एपोक्लिप्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। एपोक्लिप्स मतलब क़यामत का दिन, जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। देखो, अफ़गानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 4 करोड़, जिसमें से ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ना वो अर्बन एरियाज़ में रहती है। जैसे ऑलमोस्ट 50 लाख लोग तो अकेले काबुल में रहते हैं, जो अफ़गानिस्तान की कैपिटल है। इसका मतलब ये है अभी तक किसी मेजर अर्बन सेंटर पर तालिबान के द्वारा कब्जा नहीं किया जा सका है। लेकिन देखो, इसका मतलब ये तो कतई नहीं है कि इन पर कब्जा फ्यूचर में भी नहीं किया जा सकेगा तालिबान के द्वारा। कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले 1-2 महीने में काबुल जो है वो भी तालिबान के कब्जे में आ जाए। बट देखो, इंडिया तो यही चाहता है, ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। और वो इसलिए नहीं कि इंडिया के लोगों को अफ़गान लोगों के साथ सिंपैथी है, जुड़ाव है, वो तो है ही। लेकिन देखो, इंडिया के इंटरेस्ट भी तो सीधा सीधा जुड़े हुए हैं ना। कैसे तालिबान का अगर अफ़गानिस्तान पर कब्जा हो जाता है तो इंडिया के इंटरेस्ट प्रभावित होंगे, वो हम इस आर्टिकल के लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं एससीओ की, यानी रीजनल पावर्स की। ऑलमोस्ट 20 साल पहले 2001 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था रशिया और चाइना के द्वारा मिलके। मकसद था एशिया की इनर स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, यानी एशिया में पीस इंश्योर करना। लेकिन देखो, एससीओ के इस्टेब्लिश होने के कुछ ही दिन बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हो गया यूएस में 2001 में, और उसके बाद यूएसए ने फुल स्केल वार ऑन टेरर छेड़ दिया अफ़गानिस्तान में, ताकि तालिबान, जो उस समय अफ़गानिस्तान की सत्ता पर काबिज था, और अफ़गानिस्तान में तालिबान के रूल के अंडर अल कायदा जैसे अनेकों जो आतंकी संगठन हैं वो पनप रहे थे। यूएसए ने धमकी दी थी तालिबान को कि आप ओसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दो। उन्होंने ऐसा नहीं किया। यूएसए ने
इंटरवेंशन कर दिया अफगानिस्तान में। तो देखो उस समय तो चाइना और रशिया, इनका कोई विरोध नहीं था। इन देशों को लगा ठीक है यूएसए में अटैक हुआ है और वो टेररिस्ट को पनिश करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन चाइना और रशिया ये देश अफगानिस्तान में यूएस की कंटिन्यूड प्रेजेंस के अगेंस्ट थे। मतलब चाइना और रशिया चाहते थे कि यूएसए लंबे समय तक अफगानिस्तान में मौजूद ना रहे, लेकिन यूएसए रहा। 20 सालों तक यूएसए अफगानिस्तान में मौजूद रहा और अब यूएसए इस वार को पूरी तरह से ख़त्म किए बीच में छोड़ के जा रहा है। तो इससे देखो रीजनल पावर्स खुश हैं, चाइना खुश है। यूएसए का जो ये ह्यूमिलिएशन हुआ है कि यूएसए अफगान वार को कंप्लीशन तक नहीं पहुंचा सका, इससे ये सारे देश खुश हैं। रशिया देखो इसलिए खुश हैं क्योंकि आपको याद होगा 1979 से लेकर 1989 के बीच यूएसएसआर ने भी इंटरवेंशन किया था अफगानिस्तान में। उस समय अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, जिसको सपोर्ट करने के लिए यूएसएसआर की फोर्सेस अफगानिस्तान में आई थी, लेकिन यूएसए ने पाकिस्तान के साथ मिलके यूएसएस की फोर्सेस के अगेंस्ट और अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से यूएसएसआर की फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा और ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। 1989 में वो अफगानिस्तान को छोड़ के चले गए। तो आज रशिया इसलिए खुश है कि पास्ट में जो ह्यूमिलिएशन का सामना उन्हें करना पड़ा था, आज वही ह्यूमिलिएशन का सामना यूएसए को करना पड़ रहा है। चाइना इसलिए खुश है क्योंकि चाइना तो बार बार ये साबित करना चाहता है कि देखो भैया यूएसए की जो पावर है वो डिक्लाइन कर रही है, अब यूएसए के बस का कुछ नहीं है। तो यूएसए छोड़ के जा रहा है अफगानिस्तान को। चाइना को एक और पॉइंट मिल गया ये साबित करने का कि देखो अब यूएसए के बस का कुछ नहीं है, यूएसए की जो पावर है वो ख़त्म हो चुकी है, चाइना का इमरजेंस हो गया है, ये साबित करना चाहता है चाइना। ईरान भी खुश है क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। अफगानिस्तान में यूएसए था तो ईरान को भी थोड़ा थोड़ा डर लगता था कि हमारे पड़ोसी देश में यूएस की फोर्सेस मौजूद हैं, कल को हमारे ऊपर भी यूएसए के द्वारा अटैक किया जाता है तो इन्हीं बेसिस का इस्तेमाल किया जाएगा। जो अफगानिस्तान में मिलिट्री बेस हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जा सकता है ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, ऐसा ईरान को लगता था। तो ईरान भी खुश है और पाकिस्तान तो देखो खुश है ही, क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता है कि अफगान गवर्नमेंट जो है वो इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करती है, जबकि तालिबान का रूल अगर अफगानिस्तान में आता है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, ऐसा पाकिस्तान को लगता है। इसीलिए पाकिस्तान ने यूएसए को पिछले 20 सालों में डबल क्रॉस किया है। एक तरफ यूएसए से एड लेना, दूसरी तरफ तालिबान फाइटर्स इलाज करवाते हैं पाकिस्तान में। अब तो देखो पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। मतलब समझ में नहीं आता जो वर्ल्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान को पनिश करने की बात करते क्यों नहीं हैं। साफ तौर पर ऐसे विजुअल्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि तालिबान के मिलिटेंट्स अभी जो अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं उनका इलाज हो रहा है पाकिस्तान में। आप देख लो यूट्यूब पे सर्च करके, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो किस प्रकार से पेशावर में तालिबान के पक्ष में रैलीज निकाली जाती हैं, लेकिन वर्ल्ड के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कुछ बोलते नहीं हैं। कहने का पॉइंट ये है, ये सारे जो रीजनल कंट्रीज हैं पाकिस्तान, चाइना, ईरान, रशिया, ये देखो खुश हैं यूएसए के अफगानिस्तान के छोड़ के जाने से और यूएसए की अफगानिस्तान में हार से। लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा, देखो यूएसए की हार में खुश होना एक बात है, लेकिन अगर तालिबान का अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा हो जाता है, उसके जो कंसिक्वेंसेस निकलेंगे, क्या उसको बियर करने में ये देश तैयार हैं? चाइना, रशिया, पाकिस्तान और ईरान? इसका आंसर है नहीं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो अगर अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आता है तो हो सकता है चाइना का जिंगजियांग रीजन, जहां पे अनरेस्ट रहता है, जहां पे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स एक्टिव हैं, इस रीजन के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट मिल सकता है तालिबान का, ये चाइना को डर है। ईरान की बात कीजिए, ईरान देखो एक शिया बहुल्य देश है, लेकिन तालिबान जो है वो सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट हैं। अफगानिस्तान में भी शिया लोगों को के ऊपर एट्रोसिटीज की जाती है तालिबान के द्वारा। इवन पर्शियन स्पीकिंग माइनॉरिटीज़ के ऊपर भी अत्याचार किया जाता है तालिबान के द्वारा। तो ईरान का इसको लेके कंसर्न है। पाकिस्तान का क्या कंसर्न है?
देखो पाकिस्तान का कंसर्न ये है, एक तो अगर अफगानिस्तान में कैओस अगर क्रिएट होता है, सिविल वार अगर स्टार्ट होता है, जैसे 2001 से पहले था, तालिबान का रूल बेशक था अफगानिस्तान में 2001 से पहले, लेकिन देखो उस समय भी नॉर्दर्न अलायंस तालिबान को सत्ता से हटाने के लिए संघर्ष कर रहा था, अलग अलग वारलोड्स एक्टिव थे अफगानिस्तान में। तो सिविल वार की सिचुएशन में ना बहुत सारे रिफ्यूजीज जो हैं वो पाकिस्तान में आ जाएंगे अफगानिस्तान से। ये पाकिस्तान को डर लगता है, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन वैसे ही ठीक नहीं है, और ज़्यादा रिफ्यूजीज अगर पाकिस्तान में आते हैं तो इनकी इकोनॉमी पर और ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, देखो तालिबान की एक और ब्रांच है तहरीक तालिबान। पाकिस्तान ये बोलता है अफगानिस्तान वाला तालिबान तो अच्छा है, लेकिन वो तहरीक तालिबान टीपीपी जो पाकिस्तान में शरिया रूल इस्टाब्लिश करना चाहता है वो खराब है, ऐसा पाकिस्तान की सोच है। तो अगर तालिबान की सत्ता इस्टाब्लिश होती है अफगानिस्तान में, तो तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान में शरिया इस्टाब्लिश करना चाहता है, उस तहरीक तालिबान को भी सपोर्ट मिल सकता है तालिबान से, उस तहरीक तालिबान को भी शरण मिल सकती है अफगानिस्तान में। ये पाकिस्तान को डर लगता है। पाकिस्तान का वैसे देखो एक डर ये भी है, जो डूरंट लाइन है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, उसे अफगानिस्तान के द्वारा नहीं माना जाता है। 1893 में वो डूरंट लाइन बनी थी जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया में, लेकिन अफगानिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आई, उस गवर्नमेंट ने अभी तक डूरंट लाइन को नहीं माना है। तो तालिबान के सत्ता में आने से वहाँ पे पाश्तून जो नेशनलिज्म है वो और भी ज़्यादा मजबूती से इमर्ज होके आ सकता है पाकिस्तान के वेस्टर्न रीजन में। इसके बाद बात करें इंडिया की, इंडिया तो देखो बिल्कुल भी खुश नहीं है अगर तालिबान के हाथों में सत्ता आ जाती है अफगानिस्तान की। क्यों? क्योंकि देखो एक तो इंडिया ने $3 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में। अफगान गवर्नमेंट के साथ इंडिया के संबंध ज़्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट, अगर देखो तालिबान की सत्ता आती है तो वहाँ पे एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स पनप सकते हैं। अभी एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स पाकिस्तान की धरती पर पनपते हैं, बाद में पाकिस्तान उन्हें अफगानिस्तान में पुश कर सकता है ताकि पाकिस्तान का नाम ना आए। पाकिस्तान का नाम आता है इसलिए पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अभी फ़िलहाल ग्रे लिस्ट में डाला गया है। तो पाकिस्तान इन एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स को, जैसे लश्कर तोयबा, इनको अफगानिस्तान की धरती पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है ताकि खुद का नाम ना आए। नेक्स्ट पॉइंट, कश्मीर में भी इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। 90s में ऐसा हुआ था, जब वहाँ पे सिविल वार चल रहा था तो बहुत से जो मिलिटेंट्स हैं वो कश्मीर में आए थे, तो वही सिचुएशन फिर से पैदा हो सकती है। हालांकि देखो इतने भी ज़्यादा डरने की बात नहीं है, अब तो पूरी फेंसिंग है, सिक्योरिटी ग्रिड जो है अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कश्मीर में, तो सिचुएशन 90s वाली नहीं है इंडिया में अभी। लेकिन फिर भी डर तो है ही, कहीं ना कहीं पाकिस्तान और ज़्यादा कोशिश कर सकता है इंडिया में टेररिस्ट को इनफिल्ट्रेट करवाने की और कश्मीर में इंस्टेबिलिटी पैदा करने की। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, वैसे देखो तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो इस प्रकार से शो कर रहे हैं कि तालिबान अब बदल चुका है। अगर तालिबान के हाथों में सत्ता आती है तो भी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स की रिस्पेक्ट की जाएगी, महिलाओं को अधिकार दिए जाएंगे। इसके अलावा तालिबान किसी के प्रॉक्सी के तौर पे काम नहीं करेगा, ख़ास तौर पे इशारा पाकिस्तान की तरफ। लेकिन वास्तव में क्या तालिबान इस प्रकार से एक्ट करेगा जैसा वो बोल रहा है, ये देखने वाली बात होगी। अगर देखो तालिबान अफ़गान लोगों को राइट्स प्रोवाइड नहीं करता है, एट्रोसिटीज़ करता है, फिर तो सिविल वार होगा ही। फिर सिविल वार को कोई नहीं रोक सकता अफ़गानिस्तान में, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो अब तालिबान के तौर तरीक़ों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। पाकिस्तान की बात करें, देखो पूरा कंट्रोल तो पाकिस्तान का भी नहीं है तालिबान के ऊपर। चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलके अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तालिबान के थ्रू, लेकिन अफ़गान जो लोग हैं, बेशक वो तालिबानी हों, वो आज़ाद रहना चाहते हैं, वो किसी के इशारों पर काम नहीं करना चाहते हैं। ये इतिहास हमें बताता है। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया की जो अफ़गान पॉलिसी है वो देखो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो इंडिया की डायरेक्ट एक्सेस नहीं है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है,
तो इंडिया को रीजनल पार्टनर्स के साथ तो कनेक्ट करना ही होगा। फॉर एग्जांपल ईरान, जब देखो 1996 से लेकर 2001 के बीच तालिबान का रूल था अफगानिस्तान में और नॉर्दर्न अलायंस लड़ रहा था तालिबान के अगेंस्ट, तो इंडिया ईरान मिलकर नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया करते थे। अभी एक बार फिर से इंडिया को उन देशों के साथ मिलकर काम करना होगा जिनका अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है। दूसरा पॉइंट, देखो ज्योग्राफी ऐसी है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ लंबा बॉर्डर है, तो ज्योग्राफी ऐसी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट को इनस्टेबल करने में, टोपल करने में भूमिका निभा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के बस की ये नहीं है कि किसी गवर्नमेंट को लंबे समय तक वहाँ पे सस्टेन रख सके। तालिबान का रूल इस्टाब्लिश हो भी गया ना अफगानिस्तान में, तो ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है कि वो ये इंश्योर कर पाए कि हाँ तालिबान ही अफगानिस्तान की सत्ता में रहे। तो ये देखने वाली बात होगी। इस बार चाइना भी अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। कहा यह भी जा रहा है जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये अफगानिस्तान तक एक्सटेंड हो सकता है। तो क्या ये दोनों देश, चाइना प्लस में पाकिस्तान की एक्सिस हैं, क्या ये अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बना पाएंगे? तीसरे नंबर पे देखो वही पॉइंट है, इवन अफगान के जो लोग हैं, तालिबान वाले भी, वो सोवरिन रहना चाहते हैं, वो आज़ादी पसंद लोग हैं, वो पाकिस्तान के इशारों पर काम करने वाले नहीं हैं। वो सत्ता में आते ही पाकिस्तान को भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया को ये बात समझनी चाहिए, इंडिया को अपनी तरफ से सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत रखनी चाहिए, चाहे वो तालिबान ही क्यों ना हो। ऐसा करके इंडिया अपने हितों की पूर्ति कर सकता है। देखो सबसे बेस्ट तो यही है इंडिया के लिए कि अफगान गवर्नमेंट है वही सत्ता में रहे, लेकिन अगर ऐसा होता नहीं है तो इंडिया को प्लान बी रेडी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ हम तो सोचते रहे अफगानिस्तान गवर्नमेंट ही रहेगी और तालिबान का रूल आ गया, तो प्लान बी इंडिया को रेडी रखना चाहिए, ये इंडिया के हित में है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ केयर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। क्या कंटेस्ट है, नए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर अभी आए हैं कैबिनेट रिसफल के बाद, तो उनको देखो पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, क्योंकि जैसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं थर्ड वेव भी आ सकती है। थर्ड वेव आए या ना आए, वैसे भी देखो कोविड-19 का जो एक्सपीरियंस है वो हमें सिखाता है क्यों सरकार को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल दिया जाता है 2 स्टेट्स का, महाराष्ट्र और केरला, इनको आपस में कंपेयर किया जाता है। केरला में देखो कोविड-19 केस फैटिलिटी रही 0.48%, यानी 100 में से 0.48 लोगों की डेथ हुई कोविड-19 की वजह से, जो लोग इन्फेक्ट हुए थे। महाराष्ट्र में कोविड-19 केस फैटिलिटी रेट रही 2.04%, मतलब 100 में से 2.04 लोगों की डेथ हुई कोविड-19 की वजह से। इतना डिफरेंस क्यों? इतना डिफरेंस देखो इसलिए क्योंकि केरला काफ़ी ज़्यादा खर्च करता है हेल्थ पर। केरला में पर कैपिटा 2.5 टाइम्स ज़्यादा गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड्स हैं एज़ कंपेरिजन टू महाराष्ट्र। इसके अलावा केरला में पर कैपिटा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो भी ज़्यादा है महाराष्ट्र से। तो इन रीजन्स की वजह से केरला में टाइमली टेस्टिंग हो सकी, जल्दी कोविड-19 के केसेस को डिटेक्ट किया जा सका, जल्दी ट्रीटमेंट हुआ, पब्लिक हॉस्पिटल्स में बेहतर ट्रीटमेंट हुआ, तो फिर केस फर्टिलिटी रेट कम है केरला में एज कंपेरिजन टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, लेकिन पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी वीक है। पब्लिक हॉस्पिटल्स में बेड्स का अभाव है, डॉक्टर्स की कमी है। अगर देखो महाराष्ट्र में पब्लिक हेल्थ सेक्टर मजबूत होता तो बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इसलिए देखो पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता है। नेशनल हेल्थ मिशन पर इमीडिएटली ध्यान देने की आवश्यकता है। 2017-18 के बाद से ही यूनियन गवर्नमेंट ने जितने पैसे एलोकेट किए हैं नेशनल हेल्थ मिशन के लिए वो रियल टर्म्स में कम हुए हैं। मतलब पैसे तो ज़्यादा एलोकेट किए हैं साल पर साल, लेकिन परसेंटेज कम बढ़ी है। तो रियल टर्म्स में देखें इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो एक्चुअली एलोकेशन कम हुआ है। तो देखो नेशनल हेल्थ मिशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेशन कम हुआ है,
तो विभिन्न स्टेट्स के ये जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम, ये ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। और कोविड-19 की वैक्सीनेशन में भी स्टेट्स को दिक्कत आ रही थी। स्टेट्स ने हाथ खड़े कर दिए, तो बाद में यूनियन गवर्नमेंट को कमान अपने हाथों में लेनी पड़ी। इसके बाद नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की बात की जाती है। 1000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस बार नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के लिए। ये देखो, अर्बन इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से हम अगर कैलकुलेट करें तो अर्बन इंडिया में जो लोग रहते हैं पर व्यक्ति सिर्फ 2 रुपये एलोकेट हुए हैं। कितना कम है। तो ये सिचुएशन चेंज होनी चाहिए। इस साल सरकार को पब्लिक हेल्थ के लिए 1.6 लाख करोड़ एलोकेट करने चाहिए थे। अभी जो सेंट्रल हेल्थ बजट है उसको डबल करने की आवश्यकता है, ताकि ना सिर्फ रूरल एरियाज में बल्कि अर्बन एरियाज में भी हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जो प्राइवेट हेल्थ केयर है ना, प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर को भी रेगुलेट करने की आवश्यकता है। कोविड-19 की जब ये महामारी आई, खास करके सेकेंड वेव, तो आपने भी खबरें पढ़ी होंगी किस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लूटा गया। मतलब सारे हॉस्पिटल्स नहीं, बहुत से हॉस्पिटल्स ने अच्छा काम भी किया, लेकिन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जम के कोविड-19 के मरीजों को लूटा। जो ये रेमडेसिविर के इंजेक्शंस थे वो लगाए गए अंधाधुंध। इससे बाद में ब्लैक फंगस जैसी जो बीमारियां हैं वो भी इमर्ज होके आई। मतलब ये है कि बहुत से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ना, उन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में लोगों को, मरीजों को खूब एक्सप्लॉइट किया, खूब पैसा जमा किए। तो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर को रेगुलेट करने की आवश्यकता है अच्छे से। प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट्स रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट है। 2010 में ये एक्ट आया था, लेकिन अभी सिर्फ 11 स्टेट्स में ये एप्लीकेबल है, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने में डिले हो रहा है। अभी तक एक रेट को रेगुलेट करने के लिए कोई सेंट्रल फ्रेमवर्क नहीं बनाया जा सका है कि किस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए कितना रेट होना चाहिए, और मिनिमम स्टैंडर्ड्स भी नहीं डेवलप हुए हैं। इस वजह से ये जो एक्ट है प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, ये ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका है। देखो, इस कोविड-19 की महामारी के दौरान 15 स्टेट गवर्नमेंट्स ने डिजास्टर रिलेटेड प्रोविजंस इम्प्लीमेंट किए, ताकि कोविड-19 की जो ट्रीटमेंट है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उसे रेगुलेट किया जा सके। लेकिन बाकी स्टेट्स ने नहीं किया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कोई इनिशिएटिव नहीं दिखाया इस कोविड-19 की महामारी के दौरान प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स जो रेट लगाते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए। इवन देखो, इससे भी ज़्यादा नीति आयोग की हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट का नाम था इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज़ हेल्थ सेक्टर। इस रिपोर्ट में नीति आयोग के द्वारा ये सजेस्ट किया गया कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं उनका एक हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। राइटर कहते हैं, देखो, पब्लिक जो हेल्थ है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। आप ऑलरेडी जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनको प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हो, तो गरीब लोग बेचारे कहाँ जाएंगे। इवन नीति आयोग ने यह भी कहा कि टीयर 2 और टीयर 3 लोकेशंस में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा आएंगे अगर हम कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के हिस्से को प्राइवेटाइज कर देते हैं। राइटर का मानना है ये देखो सही अप्रोच नहीं है। राइटर के अनुसार सही अप्रोच ये है, सबसे पहले तो आप पब्लिक हेल्थ पर ज़्यादा खर्च करो। पब्लिक हेल्थ पर ज़्यादा खर्च करोगे तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा गरीब लोगों को ही होगा। ह्यूमन रिसोर्स हमारे देश में इंप्रूव होगा, इससे देश की इकोनॉमी ही स्ट्रोंग होगी। दूसरा, आप प्राइवेट सेक्टर वाले जो रेट लगाते हैं उसे रेगुलेट करो। तीसरा, फर्दर प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ को मजबूत करना ही एक ऑप्शन है, लेकिन फर्दर प्राइवेटाइजेशन होगा, जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के एक हिस्से को प्राइवेटाइज कर दो। ये सही रणनीति नहीं है, इससे और ज़्यादा नुकसान होगा। ये हमें कोविड-19 की सेकेंड वेव से सीखना चाहिए। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया पब्लिक हेल्थ केयर से संबंधित।